सारा प्रणाम। सारा समय देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पिथौरागढ़ का दौरा किया। धामी पिथौरागढ़ के गंगोली हाट पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिथौरागढ़ जिले को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर धामी ने कहा कि आज देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास ही बीजेपी की प्राथमिकता है, इसलिए जो विकास बीती सरकारों में नहीं हो सका उसे बीजेपी सरकार ने गति दी है और जन कल्याण कई योजनाओं को चलाया है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश एम्स के बाद कुमाऊं में एक एम्स की स्वीकृति पीएम मोदी ने दे दी है। इस मौके पर सीएम धामी ने हाट कलिका मंदिर में के दर्शन भी किए और कहा कि देवी की कृपा सब लोगों पर बनी रहे, वो ये प्रार्थना करते हैं। हमारी सरकार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में लगातार आगे बढ़ रही है। बहुत सारे फैसले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिए, बहुत सारे फैसले लगातार उनके लिए लिए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा योजनाओं की स्वीकृति प्रदान हुई है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने प्रधानमंत्री जी से पिछले दिनों कुमाऊं क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई बड़ा सेंटर नहीं है। अगर यहां से किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उनको सीधे दिल्ली ले जाना पड़ता है। ऋषिकेश यहां से बहुत दूर पड़ जाता है। वहां पर एम्स खुला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्स खोला है, जिसमें हजारों लोगों का वहां इलाज हो रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए बहुत दूर पड़ जाता है। मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने गया था, मैंने उनसे कहा कि एक एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र के लिए खोल दिया। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर 2 एम्स होंगे। अब एक एम्स ऋषिकेश में है, दूसरा एम्स हमारे कुमाऊं क्षेत्र में खुलने जा रहा है। इस बार हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि हमारे यहां पर ये बागेश्वर से टनकपुर की रेल लाइन बननी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने उसके लिए 29 करोड़ रुपए ब्रॉड गेज सर्वे के लिए, उसकी डीपीआर बनाने के लिए अभी स्वीकृति प्रदान कर दी है। देश के अंदर आज ऐसा नेतृत्व है, चाहे वो गलवान घाटी का मामला हो, चाहे वो म्यांमार की घटना हो, चाहे आज सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो। देश के लिए अगर कोई दुश्मन आंख उठाता है, सर उठाता है, तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम हमारे भारत की सेना करती है। मोदी जी के नेतृत्व में वो इसलिए करती है कि पहले कोई दुश्मन की गोली आती थी तो उनको पूछना पड़ता था। कंपनी कमांडर पूछेगा ब्रिगेड से, ब्रिगेड वाला पूछेगा डिप से, डिप वाला पूछेगा कमांड से, और कमांड से वो जाएगी सरकार के पास बात। मोदी जी के बनने के बाद एक ऑर्डर सीधे पास हो गया कि अगर कोई दुश्मन की गोली आएगी तो दुश्मन की गोली के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जवाब देना है कि नहीं देना है। अब दुश्मन की गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। तो उत्तराखंड में पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे 4600 करने की मांग को लेकर सरकार से मिले आश्वासन के बाद भी ग्रेड पे लागू नहीं हो सका है। इस बात से पुलिस कर्मियों के परिजनों का सब्र का बांध टूट चुका है। पुलिस कर्मियों के परिजनों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश की है। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया। पुलिस कर्मियों के परिजन लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर ग्रेड पे 4600 करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जियो इस पर जारी नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें सोई सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उधर इस मुद्दे पर कांग्रेस का कहना है कि पहले की सरकार पुलिस पे ग्रेड के मामले को लटकाती रही है, लेकिन अब कैबिनेट की स्वीकृति के बाद भी ग्रेड पे लागू नहीं किया। ये बताता है कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और सरकार पर नौकरशाही हावी है। पुलिसकर्मी विगत कई वर्षों से अपने ग्रेड पे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
और सरकार कहती है कि कैबिनेट में निर्णय भी हो गया। ये कैसा निर्णय है कि कैबिनेट का निर्णय हो रहा है और शासनादेश आज तक नहीं हो रहा है। उनके आश्रित जितने भी हैं पुलिसकर्मियों के आश्रित पारिवारिक सदस्य कल भी हड़ताल में थे, आज भी आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में आंदोलन हो रहा है। लेकिन सरकार का ये व्यवहार, उपेक्षापूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि अगर कोई कैबिनेट में कोई निर्णय होता है, अगर कोई फैसला होता है तो तत्काल उसका जीओ निकाले। लेकिन इस सरकार को तो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। वो जिसका जीओ चाहते हैं निकाल देते हैं शासनादेश, जिसका नहीं चाहते हैं नहीं निकालते हैं। साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं संवाददाता श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए ग्रेड पे को लेकर लगातार पहले काफी समय से प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब कैबिनेट से इसको स्वीकृति मिल गई उसके बाद भी ग्रेड पे लागू नहीं किया गया है, जिसके बाद नाराजगी बनती भी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सरकार की तरफ से कोई स्टैंड अभी तक क्लियर हुआ? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पुलिस के जवान लगातार ये मांग करते आए हैं कि 4600 ग्रेड पे उनको मिलना चाहिए। बाकायदा पुलिस के परिवार वाले परिजन लगातार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कई महीनों से कर रहे थे, जिसमें धामी सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के उनके साथ जब वार्ता हुई थी तो कहा था कि 4600 का ग्रेड पे जो है पहले बैच से हम शुरू करेंगे और इस पर सरकार उनके साथ खड़ी है। उसके बाद उत्तराखंड सरकार इसको कैबिनेट की बैठक में लेकर आई, हरी झंडी कैबिनेट की बैठक ने दी, लेकिन आज तक भी जब शासनादेश जारी नहीं हुआ और अब पुलिस परिजनों को भी यह मालूम है कि उत्तराखंड में आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में शासनादेश जारी नहीं होगा तो वो ठंडे बस्ते में पूरा मामला चला जाएगा। इसी के मद्देनजर राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाने के लिए, डीजीपी अशोक कुमार के ऊपर दबाव बनाने के लिए, शासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए पुलिस परिजनों ने आज विशाल रैली का आगाज किया और बाकायदा एक बार फिर से सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए यह कहा है कि 4600 ग्रेड पे देने का वादा सरकार ने किया है, सरकार के मुखिया ने किया है, ऐसे में उसका शासनादेश जारी होना चाहिए। अगर शासनादेश जारी नहीं होगा तो लिहाजा फिर वो सरकार के खिलाफ मुखालफत करेंगे। इसका सीधा मतलब है अगर सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में पुलिस के जितने भी परिजन होंगे वो इसकी नाराजगी का जो आक्रोश होगा वो वोट बैंक के रूप में दूसरे दल को चला जाएगा या फिर वोट का बहिष्कार किया जाएगा। तो इस बात को लेकर के पहले से ही भी लगातार इंटेलिजेंस इस आधार पर समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े अधिकारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर कि पुलिस के परिजन लगातार राजधानी देहरादून में इकट्ठा होने लग गए हैं, सरकार के खिलाफ मुखालफत कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक भी जब शासनादेश जारी नहीं हुआ तो लिहाजा मजबूर होकर के पुलिस के परिजनों ने बाकायदा सरकार के खिलाफ आंदोलन करना ही मुनासिब समझा और अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से कैबिनेट ने इस पर हरी झंडी दी है, पुलिस की बात को पुलिस के डीजीपी ने समझा है, परिजनों की बात को समझा है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, कैबिनेट ने मुहर लगाई है, तो उसका शासनादेश जल्द से जल्द जारी किया जाए। बिल्कुल। और देखिए चुनाव नजदीक है श्रीनिवास, और ऐसे में इस तरह का जोखिम उठाना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए जोखिम उठाना भारी पड़ सकता है, लेकिन इसमें एक तकनीकी समस्या सरकार के सामने आ रही है। सरकार दो बातें कर रही है। एक, आपने घोषणा कर दी किसी भी बात को लेकर और कमिटमेंट कर दिया कि हम ये पूरा करेंगे, लेकिन वही जब शासनादेश जारी नहीं होता है तो जनता के हाथों निराशा हाथ लगती है। यही पुलिस के परिजनों के हाथों भी लगी है। लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं कि सरकार के सामने जो दिक्कतें हैं वो वित्त विभाग के क्लियरेंस को लेकर है, क्योंकि वित्त विभाग ने यह घोषणा करने के लिए किसी को स्वीकृति प्रदान नहीं की। स्वीकृति सरकार ने की है, सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री ने स्वीकृत किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने वित्तीय परामर्श लेने से पहले इसको स्वीकृत कर दिया और वित्त विभाग ने राजस्व का हवाला देकर के यह कह दिया कि अभी बजट की कमी है, इसीलिए शासनादेश जारी नहीं हो रहा। अगर राजस्व में, सरकारी खजाने में धन की कमी नहीं होती तो शायद अब तक जितनी भी घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई है सबका शासनादेश निकल चुका होता। लेकिन यही कारण है, वित्तीय जो अनियमितताएं हैं या वित्तीय जो कमी है, राज्य सरकार के बजट में जो कमी है, जो धन खाली हो रहा है, राजस्व खाली हो रहा है, उसी के कारण से शासनादेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार ने अब भी आचार संहिता से पहले कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया, शासनादेश जारी नहीं किया, तो एक बड़ा तबका सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सकता है। क्या बीजेपी की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर अब तक आई है? बिल्कुल, बीजेपी के नेता समय समय पर लगातार कहते हैं कि पुलिस परिजनों को लेकर के, कि उनके ग्रेड पे को लेकर के सरकार को लगातार जिस प्रकार से पुलिस ड्यूटी करती है, ग्रेड पे की मांग को बढ़ाने की बात कर रही है, 4600 ग्रेड पे देने की बात कर रही है, जबकि पुलिस के परिजनों ने यह भी कहा था कि 2001 बैच से लेकर के 2006 बैच तक के सभी सिपाहियों को ग्रेड पे 4600 किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार ने उनके सामने एक बाध्यता रखी थी कि पहले पहले जो बैच होंगे उसको हम पूरा करते जाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले बैच
केस में भी जो राजस्व का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है, जो अतिरिक्त बोझ सरकार के ऊपर पड़ रहा है, उसके मद्देनजर सरकार अभी तक कोई डिसीजन नहीं ले पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुताबिक सरकार लेगी इसमें डिसीजन, वक्त लगेगा और शायद यही परामर्श लगातार मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री कर भी रहे हैं कि बजट को किस तरीके से, किस मद में निकाला जाएगा या इसकी पूर्ति कैसे की जाएगी, कितना लोड पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे में आने वाला है देने के बाद, उसके मद्देनजर इस पर फैसला लिया जाएगा। और शायद उम्मीद यह है कि आचार संहिता से पहले सरकार जरूर इसका शासनादेश जारी करेगी। चलिए, ठीक बने रहिए हमारे साथ, आगे और भी खबरों पर जानकारी लेंगे आपसे श्रीनिवास। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। – 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान, 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन, 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक, 2017 के बाद पीएम आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में, 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। उत्तराखंड में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देहरादून में कांग्रेस कार्यालय में हुए एक कार्यक्रम में हरीश रावत, गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य की उपस्थिति में उधम सिंह नगर जिले से कई लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इनमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश गंगवार और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार समेत 24 जिला पंचायत सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। कुल 78 लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। इस मौके पर हरीश रावत समेत सभी वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ये पार्टी के लिए खुशी की क्षण है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस का दामन थामा है। राष्ट्र निर्माण और उत्तराखंड निर्माण के कुछ भ्रामक नारों के बहाव में भाजपा के साथ चले गए वो लोग फिर से कांग्रेस में सम्मिलित हो रहे हैं और मैं और यशपाल आर्या जी उस लिस्ट को माननीय अध्यक्ष जी को सौंप रहे हैं और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि उनके विषय में वो उसको आप सबको जारी कर देंगे। इनमें सुरेश गंगवार हमारे बहुत ही अजीज नौजवान नेता है और इस राज्य में हमारे पिछड़े वर्ग के स्तंभ हैं और तराई के में कांग्रेस के पहले खंबा रहे हैं। पार्टी से विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी माताश्री पिताश्री दोनों लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे, दो बार उनकी मदर रही और अब इनकी धर्मपत्नी रेणु गंगवार जी जिला पंचायत के अध्यक्ष है और कई जिला पंचायत के सदस्यगण दूसरे लोग, कुछ लोग यहाँ आ पाए, कुछ लोग तो भी हमने बहुत जल्दबाजी में सब बातें कही जो नहीं आ पाए। वो 24 जिला पंचायत के सदस्यगण कांग्रेस में शामिल। श्रीमती रेणु गंगवार जी जो वर्तमान में जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और उनके साथ 24
जिला पंचायत के सदस्य जो यहाँ पर मौजूद हैं, और कांग्रेस की नीतियों में, कांग्रेस के जो सिद्धांत हैं, जो कांग्रेस के मूल्य हैं, जो विचारधारा है, उसमें अपने को संबद्ध करते हुए आज उन्होंने आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हरीश रावत जी और केंद्रीय नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। ये बड़ा ही कांग्रेस पार्टी के लिए सहज, अनुकूल और सौभाग्यशाली क्षण है कि जिसमें एक ऐसे जिले से, जिस जिले में कांग्रेस पार्टी को ऐन चुनाव के वक्त एक अहम बढ़त की आवश्यकता थी, ऐसे में उस क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य नेता, बहुत ही विश्वसनीय नेता, लोगों में जिनकी बैठ है, ऐसे घर घर से आम आदमी से जुड़े हुए नेता श्री सुरेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी बहन रेणु गंगवार जी, जो कि जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा हैं, अपने तमाम जिला पंचायत साथियों और तमाम प्रधानगणों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं कांग्रेस परिवार में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। तो कांग्रेस चाहे जितना जोर लगा ले, बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने कार्यों के बल पर जनता के बीच जाएगी, इस बात से बीजेपी को ही फर्क नहीं पड़ता कोई भी, और कौन कांग्रेस में शामिल हो रहा है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। पॉलिटिकल लाइन पे अगर देखा जाए तो हम एक बहुत बड़ा राजनीतिक वट वृक्ष है, और हमारे यहां से जब जब जो पत्ते टूटे हैं वो पत्ते सूखे हैं, या तो बड़ी बड़ी डालियां टूट के सूख गई, वृक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ता। चिंता वो करें जो टूटे हैं, और भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, बहुत ताकत के साथ युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस बार 60 पार का जो लक्ष्य रखा है उसे पूरा करेगी। लोग हवाई राजनीति करने दीजिए, सुनार की कुट चलने दीजिए। जिस दिन लोहार का हथौड़ा पड़ेगा उस दिन फिर कांग्रेसी 6-6 फीट ऊपर कूदेंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, आज बड़ी संख्या में बीजेपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि कांग्रेस तो इस बात से गदगद हुई जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि इसका पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बस एक हसीन सपने जैसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो वक्तव्य, जो बयान आज कांग्रेस में बीजेपी के नेताओं के ज्वाइन करने के बाद आया है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब जसपाल आर्य कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए आ रहे थे, तब कांग्रेस के ये तमाम सिपह सलार, तमाम कार्यकर्ता, तमाम राजनेता भारतीय जनता पार्टी का दामन उनके साथ थाम रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी के नेता यही कह रहे थे कि कांग्रेस का कुनवा धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बीजेपी का कुनवा बढ़ रहा है, सबका स्वागत है। आज कहानी कमोबेश उल्टी बैठ गई है। आज जसपाल आर्य एक बार फिर से कांग्रेस में जा चुके हैं अपने बेटे के साथ, उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया है। इसके अलावा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार हैं या उनके पति सुरेश गंगवार हैं, उनकी अगर बात कर लीजिए तो बकायदा उन दोनों गंगवार फैमिली के अलावा 24 पंचायत के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने के साथ ही आज कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। तो कांग्रेस के लिए गदगद होने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी आज भले ही कह ले कि बट वृक्ष है भारतीय जनता पार्टी, जो टहनी टूटेगी वो सूख जाएगी, लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये इस बात का अंदाजा इससे निकाला जा सकता है कि आने वाले चुनाव में एक एक वोट कितना कीमती होता है। इसी कुनबे को कांग्रेस बीजेपी की तरह, जो बीजेपी 2017 में बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, उसी को कांग्रेस इस बार बढ़ाने का प्रयास कर रही है और एक एक वोट को जोड़ते हुए अपने कुनवे को विस्तार दे रही है, ताकि जिला पंचायत अध्यक्ष को तोड़ने के साथ ही, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को तोड़ने के साथ ही, पंचायत सदस्यों को जोड़ने के साथ ही, पूर्व मंत्री को तोड़ने के साथ ही उनके कुनवे में विस्तार हो रहा है। और ये 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एक रणनीति भी है कि इसी रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अगर एक विधायक कांग्रेस का तोड़ा है तो कांग्रेस की भी कोशिश है कि बीजेपी के तमाम विधायकों को तोड़ा जाए या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तोड़ा जाए। हालांकि विधायक को तोड़ने में सफलता एक मंत्री और एक विधायक के रूप में कांग्रेस के हाथ जरूर लगी है, लेकिन कार्यकर्ताओं को तोड़ने का सिलसिला और जोड़ने का सिलसिला बीजेपी और कांग्रेस में बदस्तूर जारी है।
बिल्कुल। और श्रीनिवास, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो ये अफसर वाली जो राजनीति होती है ये काफी सुर्खियों में रहती है। सबसे बड़ी बात ये कि अगर पार्टियों के तौर पर, बड़ी पार्टियों के तौर पर देखें तो उत्तराखंड की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस में लगातार ऐसा होता आया है कि कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े से बड़े नेता एक दूसरे की पार्टी का दामन थामते रहे चुनावों के वक्त। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि ये पार्टियां उन लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करती जो उससे पहले बीजेपी में थी या पहले कांग्रेस में थी, क्योंकि ये भी जानते हैं कि अगर कैंडिडेट जिताऊ है तो कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले कांग्रेस में था, फिर बीजेपी में गया, फिर कांग्रेस में आ गया, बल्कि सिर्फ यहां यह जरूरी है कि हमें जीतना है। बिल्कुल, राजनीति में सिद्धांतों का कोई महत्व नहीं होता है, राजनीति में अवसरों का महत्व होता है। और अवसरवादी जो राजनेता होगा, जो व्यक्ति होगा, वो अवसरों की तलाश करता है और प्रयोग करता है। जब वो प्रयोग करने में सफल हो जाता है तो उसको वो संयोग मान लेता है, और यही कारण है कि जब उसका प्रयोग सफल हो जाता है तो उसको लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही था, मेरे फॉलोअर सही थे, मेरे समर्थक सही थे, और मुझे सत्ता में एक बार बनने का मौका मिल गया। यही कहानी हरीश रावत के इस समय चुनाव संचालन समिति की अगुवाई वो कर रहे हैं। तो उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से यहां पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा कि यशपाल आर्य उनके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को तोड़ करके कांग्रेस का दामन थामने का काम किया है। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यशपाल आर्य ने तब नहीं सोचा होगा कि वो बीजेपी में जा रहे हैं तो वो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन उनको एक उम्मीद होगी कि वो जीतेंगे, और यही हुआ कि उसके बाद सरकार बनी, वो मंत्री भी बन गए, बेटा विधायक भी बन गया, आज वो वापस चले गए। तो ये इस उम्मीद के साथ कि शायद कांग्रेस की सरकार आएगी, एक बार फिर से वो मंत्री बनेंगे, विधायक बनेंगे। तो इसी कमोवेश ये राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ये तमाम नेताओं की खत्म नहीं होती है, ये अपने लिए अवसर ढूंढ लेते हैं। इसी अवसर के लिए अवसरवादी नेता ही राजनीति में कहीं ना कहीं कामयाब हो पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो उत्तराखंड में बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के दौरे पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे ये बताने के लिए काफी हैं कि चुनाव से पहले बीजेपी कितनी घबराई हुई है। बीजेपी गंभीर नहीं है, बीजेपी घबराहट में है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष घबराहट में है, उनके केंद्रीय गृह मंत्री जी घबराहट में, खुद प्रधानमंत्री जी घबराहट में है, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदल दिए। अगर मुख्यमंत्री ठीक काम कर रहे थे तो क्यों बदले? अब नए मुख्यमंत्री को अंदाज ही नहीं आ रहा है कि किस तरह काम करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब उसमें भाजपा बहुत असमंजस में है, और जो पाप किए हैं 4-5 साल में, क्योंकि उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। उसके लिए उनको दिक्कत हो रही कि हम कैसे सम्मानजनक हार हैं, और वैसे भाजपा ने चुनाव में हार अपनी स्वीकार कर ली है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। 2017 से पहले कर्ज के बोझ तले दबा था किसान। 2017 के बाद कर्ज माफी से हुआ है खुशहाल। फर्क साफ है। 2017 से पहले भैंस ढूंढने वाली पुलिस 2017 के बाद अपराधियों को काबू करती है। फर्क साफ है। 2017 से पहले जो लड़के हैं गलती हो जाती है बोलकर छूट जाते थे। 2017 के बाद उन अपराधियों पर होती है कार्रवाई। फर्क साफ है। 2017 से पहले मेरठ से दिल्ली पहुंचना था दूभर। 2017 के बाद दिल्ली बस 1 घंटे दूर। फर्क साफ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली इन दिनों नए साल का जश्न मनाने के लिए पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। एक बार फिर से मौसम बदलने से औली में जोरदार बर्फबारी हुई है, जिससे पहुंचने वाले पर्यटकों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। पर्यटकों के आने से पर्यटन के जुड़े लोगों और होटल व्यवसायियों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जितनी अधिक संख्या में पर्यटक आएंगे उतना व्यवसायियों को लाभ होगा।
बर्फबारी का काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आए हैं और लोगों को आनंद आ रहा है कि जो लोग इस बर्फबारी का नज़ारा देखना चाहते थे वो लोग आज औली में पहुंचकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे हैं जो स्नोफॉल अभी ताज़ा हो रही है यहाँ पे। और इसमें यहाँ के जो हमारे दीदी के लिए जो यहाँ पे जो रोजगार है रोजगार में इसमें लोगों को काफी मदद मिलेगी और इस बर्फबारी से पूरे क्षेत्र में एक खुशी की लहर है और जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं वो इसका आनंद ले रहे हैं। आज हम औली पे आए हैं और कुछ भी नहीं था एंड इट्स हेवी रेनिंग स्नोइंग हेवीली एंड सो मच फन, बहुत मज़ा आ रही है। और हम 5 दिन और रहने वाले हैं तो हमको स्कीइंग सीखना है तो हम स्कीइंग सीखने जाएंगे। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सारा समय पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबरों के अलावा देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समयलाइव.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।